कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है जहां हमारा एमसी बैटलफील्ड के अंदर था और अपने पिता की बात याद कर रहा था। उसके पिता हमेशा कहते थे, फैमिली का नाम सबसे ऊपर होता है। अपनी लाइफ सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए जीनी चाहिए, अपनी खुद की ख्वाहिश मत रखो। हमारा एमसी सोचता है, मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बस अपने बड़े भाई के पीछे छाया बन के रहना चाहिए। ऐसा सीन रियल लाइफ में देखना नामुमकिन था। हमारा एमसी अकेले हजारों सैनिकों से लड़ रहा था। तभी एक आदमी सामने आता है और कहता है, वाह यंग लॉर्ड, सच में कमाल हो तुम, बस के छोटे भाई। एमसी उसको देखकर चौंक जाता है और गुस्से में बोलता है, बोरिस तुम। गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी पूछता है, ये सब करने का ऑर्डर तुमको किसने दिया है? एम्परर ने। एमसी की काली पावर देख के बोरिस कहता है, तो अफवाह सच थी, तुम भी मिस के असेशन हो। मिस्ट हमारे ऑर्डर ऑफ लाइफ के लिए एक श्राप है। मैं ऑफिशियली रिपोर्ट करूंगा कि मैंने एक गद्दार रेबल का खात्मा कर दिया। एमसी ठंडी आवाज में बोलता है, हाँ हाँ शौक से बोल लेना, अगर जिंदा बचे तो, और बोलने लायक बचे तो। ये फाइट खत्म होते होते मैं तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचने दूंगा। बॉरिस हंसी के साथ बोलता है, अगर तुम कोई सीक्रेट टेक्निक से भागने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भूल जाओ, मैंने यहाँ लेवल 9 स्टार मैजिक बैरियर लगा दिया है। एमसी मनी मन सोचता है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा और अपने भाई को सब कुछ बताना होगा। मैं पता लगाना होगा कि सबके पीछे कौन है। और फिर अपना एमसी पूरी पावर इकट्ठा करता है और बोलता है, ये बैरियर हो या ना हो, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ सैन। ये आवाज सुनते ही हमारा एमसी प्लीज हो जाता है और उसे अपने पिता की बात याद आती है कि अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के नाम और इज्जत के लिए जीना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई इचली ही फैमिली का असली वारिस है। तुम्हारे भाई की जीत तुम्हारी जीत है। और सामने खड़ा होता है इचली वॉट, एमसी का बड़ा भाई का। अपने बड़े भाई को देख के एमसी शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम थे भाई ये सब के पीछे? आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? एमसी घुटनों पे गिर जाता है। एचली ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एमसी पूछता है, भाई मैंने ऐसे क्या गलती कर दिया था कि तुमने मेरे को मारने के लिए आदमी भेजा है? एचली बोलता है, तुम अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह निभा रहे हो छोटे भाई। फैमिली के नाम के लिए, लोगों के लिए और मेरे लिए। इतने साल तक तुमने बोझ उठाया और अब मैं आया हूँ तुम्हारा वो बोझ हल्का करने। फिर एमसी का भाई बताता है, वो काली धुंध, तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम सिर्फ एक घिनौने मर्डरर हो। तुम हम सबको इतने सालों से धोखा देते आ रहे हो। एमसी के हाथ से तलवार छूट के नीचे गिर जाती है और बोलता है, क्या मैं मर्डरर और घिनौना? तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? किंग बनने की लड़ाई हो या डेमन आर्मी को कुचलना हो या पूरे कॉन्टिनेंट को एक करना हो, तुमने जो भी शुरू किया उस सब में मैंने तुम्हें साथ दिया। 20 साल तक कुत्तों की तरह काम करवाने के बाद आज तुम मुझे साइड फेंक देना चाहते हो। चाहे मेरे बॉडी का एक एक कतरा क्यों ना बर्बाद हो जाए, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें आज पूरी तरह से बर्बाद करके रहूंगा। एमसी की इतनी पावर देख के सब लोग सोचते हैं, अभी भी इसके पास इतनी मैजिक कैसे बची है? इतनी पावर किसी के आम इंसान के पास होना नामुमकिन है। हमारा एमसी बोलता है, शर्म की बात है कि तुम खुद को ग्रेट हीरो कहते हो और तुम अपने छोटे भाई के पावर से इतना डरते हो कि उसे मारने की कोशिश करते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं बची है? ये बोल के एमसी तेजी से अटैक कर देता है अपने भाई के ऊपर। एमसी सोचता है, बस एक हिट, सिर्फ एक हिट मुझे चाहिए तुम्हें मारने के लिए। बस एक सही जगह पे वार करना है, फिर चाहे कितनी भी हीलिंग हो, वो जख्म कभी नहीं भरेगा। एमसी पूरी ताकत से अपने भाई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जब तक उसका अटैक उसके भाई तक पहुंचता, जब तक उसका भाई अपनी तलवार एमसी को पेट में डाल देता है और बोलता है, मैंने सोचा था बिना दर्द के मौत दूं तुम्हें। बोलता है, तुम जैसे भी हो तो मेरे भाई ही, पर तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मुझे तुम्हारी असलियत बहुत पहले पता चल गया था। अच्छा है मैंने कभी भी तुम पे पूरा भरोसा नहीं किया। ये बोल के एमसी को लात मार के फेंक देता है। उसका भाई और अपने आर्मी को वापस चलने बोलता है। हमारा एमसी मरते हुए सोचता है, बस यही थी मेरी अंत। पूरी जिंदगी गलत चीजों के लिए जीता रहा, कितनी बेकार था मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। ये बोल के गुस्से में चिल्लाते हुए फिर से अटैक कर देता है अपने भाई के ऊपर। अपने भाई को जैसे ही पंच करने वाला था, उसका भाई अपने तलवार से अटैक कर देता है और फिर आ गया पूरा अंधेरा। और थोड़ी देर बाद आवाज आती है, यंग लॉर्ड साइन। हमारे एमसी की आंखें खुलती है एक बेड पे। तभी एक लड़की बोलती है, अभी तक आप उठे नहीं? आपके तैयार होने का टाइम हो गया है यंग लॉर्ड। अचानक से लड़की को देख के हमारा एमसी बोलता है, एमिली तुम यहाँ क्या कर रही हो? एमसी की ऐसी हरकतें देख के एमिली डर जाती है। फिर एमसी सोचता है, मुझे 20 साल हो गए इसे देखे हुए, लेकिन ये अभी तक ऐसी की ऐसी है। एमिली बोलती है, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या कोई सपना देख रहे थे? एमसी सोचता है, मुझे याद है, ये मेरा रूम है, जब मैं बच्चा था तब ऐसा ही था। और कमरे के सारे फर्नीचर वो भी बिल्कुल अपने सही जगह पे पड़े हुए हैं। एमसी अपने आप को चेक करता है और बोलता है, क्या मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ? तभी इमली बोलती है, लॉर्ड सायन, आप इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो क्योंकि आप स्पारिंग मैच में जाना नहीं चाहते हो, है ना?
हिम्मत जुटाइए और मैच में चलिए। एमसी सोचता है क्या स्पारिंग मैच, कौन सा स्पारिंग मैच। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कासल हाउस दिखाया जाता है और एमसी सोचता है मैं पास्ट की कासल में वापस आ गया हूँ, या मेरे मरने से पहले मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मुझे याद है ये दिन, आज से 27 साल पहले 1 मार्च 1985 एससी में, ये मेरे एकेडमी में ज्वाइन होने के 1 साल पहले का टाइम है, जब हमारे टेरिटरी में हर महीने की शुरुआत में एक स्पारिंग मैच होता था। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था, यहाँ तक कि जो ड्यूक हैं वो खुद देखते थे और कंट्रोल करते थे ये सब। और तब का मेरा अपोनेंट था क्रांज वर्ट। वो मेरा सौतेला भाई है और इस वक्त मेरी ही उम्र का है, और उसकी माँ का नाम है मार्गरेट, जो कि ड्यूचेस थी। इसका मतलब ड्यूक की पत्नी होता है, तो गाइस सबसे मैं उसे क्वीन बोलूंगा। इस वजह से हम 4 भाई होने के बाद भी क्रांच को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती थी। मैं एक नाजायज बच्चा था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, और आज वो दिन था जब मेरी बेइज्जती हुई थी। उसके वजह से मेरे आसपास के सारे लोग के लिए मैं मजाक बन गया था, और मेरे पिता ने बोल दिया था कि किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद मेरे पिता ने मुझे देखना तक छोड़ दिया। ये सब एमसी अपने मन में सोच ही रहा था, तभी हिमली बोलती है क्यों ना आप सीधा हार मान लो माय लॉर्ड। एमसी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जीतूंगा। और हमारे एमसी सोचता है यहाँ तक मेरी मेट को भी मुझ पे भरोसा नहीं है। एमसी जैसे अपनी तलवार को उठाता है बोलता है ये तो बस एक पतली सी तलवार ही है, फिर भी इतनी भारी लग रही है। अब मैं फिर से वही 10 साल का कमजोर बच्चा बन चुका हूँ। ये बिल्कुल भी सपना नहीं लग रहा है, और ना ही ये मेरी जिंदगी की आखिरी पलों की याद है। मुझे किसी ऐसी मैजिक के बारे में भी नहीं पता जो इतनी रियल इल्यूजन बना सके। क्या मैं सच में अपने पास्ट में वापस आ गया हूँ? तभी उसका सौतेला भाई बोलता है कमाल है, तुम आ ही गए, मुझे लगा तुम डर के आओगे ही नहीं। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है अगर मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ तो क्या मैं अपना फ्यूचर भी बदल सकता हूँ? तभी ड्यूक बोलता है लड़ाई शुरू करो। एमसी का सौतेला भाई उसकी तरफ तलवार लेके दौड़ जाता है। तभी एमसी सोचता है ये क्या है, ये तो कछुए से भी स्लो है, और एमसी उसके अटैक से डॉज कर लेता है। उसका भाई गुस्से में फिर से एमसी के ऊपर अटैक करता है, और एमसी उसके तलवार को मार के हवा में उड़ा देता है और अपना पैर उसके पैर पे मार देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और उसका सौतेला भाई पैर पकड़ के नीचे गिर जाता है। तभी उसकी माँ चिल्लाती है क्रांस, और हमारा एमसी सोचता है मुझे बस अपनी तलवार इसके गर्दन पे रखना है और ये मैच खत्म हो जाएगा। पर मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। क्रांज अपने एंटरटेनमेंट के लिए मेरी जिंदगी नर्क बना देता था। यहाँ तक मेरी एकेडमी पहुंचने के बाद भी उसने मुझे छोड़ा नहीं था, इसलिए मुझे उसकी इतनी बुरी हालत करना होगा कि वो दोबारा कभी भी मेरे खिलाफ जाने की सोच भी ना सके। इस बार मैं अपनी जिंदगी खुद के लिए जीऊंगा। ये बोल के अपना एमसी क्रांच पे अटैक कर देता है और क्रांच जोर से चिल्लाता है, उसके मुंह से झाग निकल जाता है। और स्पारिंग मैच में क्रांच को बहुत बुरी और शर्मनाक हार मिली थी, और एमसी बताता है इसी वजह से मुझे मिलने के लिए मेरे पिता ने अपना प्लान टूर तक पोस्टपोन कर दिया। लगता है मैच में मैंने काफी गहरा असर छोड़ दिया है। यहाँ तक मेरे पिता ने अपने सबसे ट्रस्टेड हाई नाइट जुर्किन को भेजा है मुझे उनके ऑफिस लेके जाने के लिए। क्वीन को देख के अपना एमसी सोचता है लगता है वो मेडिकल रूम से आ रही है अपने बेटे की वजह से। लगता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिर वो अपना हरामी एमसी क्वीन से पूछता है क्या क्रांच ठीक है? ट्विन गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही भाई के साथ जो तुमने किया उसके बाद ये बात पूछने की, कितने बेशर्म हो तुम। एमसी बोलता है सिर्फ एक स्पारिंग मैच था और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। ये बोल के एमसी साइड से निकल के चला जाता है। क्वीन गुस्से में बोलती है इसलिए बोलते हैं अपने से नीचे क्लास के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ भी घटिया थी इसलिए तुम भी वैसे ही निकले। तुम्हें पता है तुम्हें कितना ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम लकी हो कि सड़कों पर भीख नहीं मांग रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है क्या मैं इसको अभी मार दूं? देन सोचता है नहीं, मेरे पास बहुत से तरीके हैं इसको मजा चखाने के। और क्वीन से बोलता है तुम्हें पता है ना मैं क्रांच के साथ एकेडमी जाने वाला हूँ, क्या तुम नहीं चाहती हो कि क्रांच सही सलामत अपना ग्रेजुएशन पूरा करे? क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? क्वीन बोलती है तुम बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तभी रॉयल नाइट बोलता है माफ करिएगा मैडम, हमें जाना होगा यहाँ से, ड्यूक हमारे इंतजार कर रहे होंगे, हम ड्यूक को इंतजार नहीं करवा सकते हैं। और क्वीन चाह के भी कुछ कर नहीं पाती है। और हमारा एमसी सोचता है ड्यूक का ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, उसे कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता, और मैं अभी हाई नाइट के प्रोटेक्शन में हूँ जिसे ड्यूक ने भेजा है, अभी तो मेरा क्वीन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देन एमसी ड्यूक के दरवाजे पे नॉक करता है। ड्यूक बोलता है अंदर आ जाओ व्हाट, हाउस की यंगेस्ट सन। एमसी सर झुका के ग्रीटिंग करता है ड्यूक को और सोचता है ये मेरे 15 साल में पहली बार है जब मैं ड्यूक से प्राइवेट में बात कर रहा हूँ। फिर हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है कि ये ग्रेट लॉर्ड हैं जो रूल करते हैं वेलिया पे, जो कि पार्ट है वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ वोसिप एम्पायर का। ड्यूक को बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, उनमें से एक नाम है इनका गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये ग्रेट हीरो हैं और शार्प माइंडेड है, और डेमन का इन्वेजन इन्हें ने रोका था। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी अपने कंधों पर खुद उठा ली थी जो किसी ने उनसे कभी मांगी भी नहीं थी। डीमन किंग के हमले के दौरान अपनी मौत तक उनका बस एक ही सपना था, पूरे कॉन्टिनेंट का शांति। लेकिन मेरी यादों में उनकी तस्वीर थोड़ी अलग है। वो एक ऐसे आदमी थे जिनने खुद को चुना था कि अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में गुजार
गुजार देंगे। एमसी सोचता है मेरी नजरों में एक बेवकूफ थे। तभी ड्यूक पूछता है तुमने तलवार से बिल्कुल सही डॉज कर लिया, तुमको पता था कैसे बचना है तलवार से? एमसी बोलता है माफ करिएगा, मुझे कुछ समझा नहीं। तभी ड्यूक बोलता है जैसे ही क्रांज ने हमला किया तुम उसकी तलवार कहाँ जाएगी पहले ही समझ गए और खुद को बचा लिया उसके वार से। तुमने ये तलवार चलाना कहाँ से सीखा? एमसी सोचता है मैं कुछ भी छुपा नहीं सकता इनसे। देन एमसी बोलता है फादर मैं बस हर रात को ट्रेनिंग करता था। फिर ड्यूक सोचता है मुझे जहाँ तक पता है साइन को तलवारबाजी का जरा सा भी हुनर नहीं है, और इंटरेस्ट की बात तो छोड़ो ही। फिर ड्यूक एमसी से बोलता है तुमने इतनी अच्छी हुनर अब तक कहाँ छुपा के रखा था? एमसी बोलता था मैं नहीं चाहता था ज्यादा लोग ध्यान दे मुझ पे, इसलिए मैं नहीं बताता था। ड्यूक बोलता है अगर तुम अपनी तरफ ध्यान नहीं खींचना चाहते थे तो तुमने क्रांच को इतनी बुरी तरह से क्यों हराया? क्या तुम्हें नहीं लगता था कि मैच में तुमने जो किया वो कुछ ज्यादा ही था? एमसी सोचता है ये काफी खतरनाक सवाल है, ये क्या मेरा कैरेक्टर पता करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर एमसी बोलता है मैं बस अपने आप को प्रूफ करना चाहता था। ड्यूक बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं खुद को प्रूफ करना चाहता था? एमसी बोलता है भले ही हम सौतेले भाई हैं लेकिन मैं क्रांच से बेहतर हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये स्पारिंग मैच का पर्पस भी यही था कि हम लोग में से कौन बेहतर है ये पता करना। ड्यूक बोलता है शाबाश, एकदम सही जवाब, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें इतनी काबिलियत है मेरे बेटे, तुम एक दिन बहुत अच्छा असिस्टेंट बनोगे एचली के। हमारा एमसी सोचता है क्या एचली का असिस्टेंट? हमारे एमसी सोचता है क्या एचली का असिस्टेंट? अभी भी कुछ नहीं बदला, मेरे पिता अभी भी सिर्फ उसके पीछे पागल हैं। ड्यूक बोलता है तुमने स्पारिंग में जीता है इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्राइस कहना शायद सही शब्द नहीं होगा, पर बताओ तुम क्या चाहते हो? फिर एमसी सोचता है मुझे एचली नाम के उस घटिया आदमी के सारे प्लान बर्बाद करने हैं, और एमसी बोलता है मुझे फ्रंट लाइन पर जाना है। जैसे ही एमली ये बात सुनती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो घबराकर चिल्लाती है क्या आप पागल हो गए हैं? फ्रंट लाइन कोई मजाक नहीं है, वहाँ हर तरफ डीमन बीस्ट होते हैं, ऐसे राक्षस जो इंसानों को जिंदा चबा जाते हैं। और हमें एक जगह का मैप दिखाया जाता है, वेलिया ओसुफ अंपायर के बिल्कुल कोने पर बसा हुआ एक इलाका है, इसी जगह पे मौजूद है लेमिया वैली। ये वो जगह है जहाँ सदियों से डीमन और इंसान के बीच खूनी जंग चल रही है। हर दिन लोग मरते हैं और जिंदा लौटना खुद में एक चमत्कार होता है। पूरे अंपायर में यही सबसे खतरनाक जगह है और इसी को फ्रंट लाइन कहा जाता है। शुरुआत में ड्यूक एमसी के फ्रंट लाइन जाने के फैसले के बिल्कुल खिलाफ होता है, उसके लिए फैसला सीधा मौत को दावत देने जैसा होता है। पर काफी देर सोचने के बाद ड्यूक आखिरकार मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। और ड्यूक बोलता है अगर तुम्हें फ्रंट लाइन पर जाना है तो तुम्हें 1 महीने के अंदर इतना काबिल होना होगा कि लेमा वैली पे कदम रख सको। प्रॉब्लम ये थी कि खुद एमसी को भी नहीं पता था कि उसकी क्वालिफिकेशन असल में है क्या, लेकिन फिर भी अपना एमसी एक ही बात ठान लेता है जो भी हो मैं इस महीने में अपना पूरी जान लगा दूंगा। एमसी सोचता है कि मुझे पता है फ्रंट लाइन पे मॉन्स्टर के सामने उसकी बॉडी काफी कमजोर है, इसलिए वो सबसे पहले अपने शरीर पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए वो सबसे पहले अपने शरीर पे काम करने का फैसला करता है। उसके पास 2 सबसे बड़े एडवांटेज थे, पिछले जन्म का बैटल इंस्टिंक्ट और उसके शरीर में बची हुई मैजिक। और बिना वक्त बर्बाद किए एमसी तुरंत अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तभी अचानक से दरवाजा जोर से खुलता है और गुस्से में भरी हुई लेडी एलिस अंदर घुस जाती है। वो सीधा एमसी के पास जाती है और उसका गला पकड़ लेती है और गुस्से में चिल्लाती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो ताना मारते हुए बोलती है सिर्फ एक स्पारिंग में जीत लेने से तुम अपने आप को एक महान योद्धा समझने लग गए हो। एमसी बोलता है लेकिन मैं जीत तो गया हूँ ना। एमसी की बात सुनते ही इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि बिना कुछ बोले उसको सीधा छत पर लेकर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एमसी के सामने एक शर्त रख देती है, अगर तुम मेरे हमले 3 मिनट तक झेल पाए तो मैं तुम्हें फ्रंट लाइन जाने दूंगी। एमसी पहले सोचता है ये शायद मजाक कर रही होंगी, लेकिन एलिस का चेहरा देखते उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सीरियस है। लड़ने से पहले एलिस एमसी से एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें वेलेस फैमिली के नाम और इज्जत को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट है? एमसी बिना घुमाए फिराए सीधा जवाब दे देता है, नहीं, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर एलिस का गुस्सा और भड़क जाता है। वो अपनी तलवार संभालती है और कहती है तैयार हो जाओ, और बिना एक पल गवाए सीधा हमला कर देती है। इस फाइट के स्टार्ट होने से पहले ही एमसी की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। उसने उसी दिन क्रांच के साथ स्पारिंग मैच किया था, बॉडी ऑलरेडी थकी हुई थी और सामने खड़ी एलिस जो उससे 7 साल बड़ी थी और एक्सपीरियंस और पावरफुल थी। फिर भी फाइट शुरू होते ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। एलिस अपनी भारी लॉन्ग स्वॉर्ड एक जबरदस्त वार करती है। एमसी अपनी पतली सी तलवार से उस भारी अटैक को रोक लेता है। छत पर तलवारों की आवाज गूंज जाती है। एलिस की आंखें फैल जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि सिर्फ एक 10 साल का बच्चा इतनी हैवी लॉन्ग स्वॉर्ड वार एक पतली सी तलवार से कैसे रोक सकता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, ये कैसे मुमकिन है? बट एमसी का हालत बहुत खराब थी। वो तुरंत समझ जाता है एलिस उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खा रही है, चाहे उससे छोटा ही क्यों ना हो। डर के मारे एमसी मनीमैन बोल देता है मैं तो गया, और फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइज नेक्स्ट कौन सा एनीमे एक्सप्लेन करूं कमेंट करके बताओ। और गाइज चैनल का वीडियो डाउन हो गया है कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, तो सपोर्ट करो गाइज।